मेंटेनेंस इन न्यू सिनेरियो। दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भरण पोषण की मांग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, घरेलू हिंसा भरण पोषण अधिनियम के तहत की जाती है। किसी भी अधिनियम में भरण पोषण की परिभाषा नहीं दी गई। इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो मेंटेनेंस का अर्थ है रख रखाव। जिस प्रकार से कानून में भरण पोषण भत्ता के बारे में बताया गया है, यह एक प्रकार का आर्थिक दायित्व है। कानून ने जिस प्रकार से यह दायित्व दे रखा है, उसे निभाना ही भरण पोषण भत्ता अदा करना कहा जा सकता है। आज मैं आपसे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 4/11/2020 को क्रिमिनल अपील संख्या 730/2020 रजनीश बनाम नेहा के मामले में जारी दिशा निर्देश व शपथ पत्र के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। भरण पोषण के मामले में यह मामला निश्चय ही मील का पत्थर साबित होगा। इससे भरण पोषण के मामलों में क्या प्रभाव पड़ेगा, सब पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आपने यदि मेरा ये वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो आसानी से सुलभ हो सकें। दोस्तों, आइए अब चर्चा करते हैं इस लैंडमार्क जजमेंट में दी गई 6 गाइडलाइंस पर। नंबर 1, न्यायालय को यह ध्यान में रखना होगा कि पत्नी पढ़े लिखे होते हुए भी पति के घर में नौकरी नहीं कर रही है या छोड़ दी थी, ताकि परिवार और बच्चों की देखभाल वह आसानी से कर सके। आज की सिचुएशन को देखते हुए ये देखना होगा कि पत्नी के लिए इतने सालों बाद नौकरी करना एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ नौकरी के नए चैलेंज का सामना करना होगा, या फिर उसे आज नई तकनीक को सीखना भी पड़ सकता है। तो कई सालों बाद नौकरी करना पत्नी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। नंबर 2, घरेलू हिंसा के तहत निवास का आदेश पारित करते समय न्यायालय पति को यह आदेश दे सकता है कि वह किराए का और दूसरे खर्चों का भी भुगतान करे। नंबर 3, एक पति ये नहीं कह सकता कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को कमाकर नहीं खिला सकता। दूसरी पत्नी कमाती है तो भी यह देखना होगा कि जिस तरह की जीवन शैली से वह पति के घर रहती थी, उसी तरह से वह कमाकर आज भी रह सकती है या नहीं। नंबर 4, ये जिम्मेवारी पति की होती है कि वह ये साबित करे कि वह कितना कमाता है और परिवार का भरण पोषण कर सकता है या फिर नहीं। नंबर 5, बच्चों की मेंटेनेंस का आदेश देते समय बच्चों के रहने, खाने का खर्च, कपड़ों पर खर्च, मेडिकल और शिक्षा के खर्च पर भी ध्यान देना होगा। खर्चे भी जरूरत से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर पत्नी कमाती है तो खर्च दोनों को उठाना पड़ेगा, जो बराबर बटेगा। नंबर 6, अगर जीवन साथी विकलांग है, बीमार है और निरंतर उसको उपचार के लिए खर्चों की जरूरत है, उस पर भी विचार किया जाएगा। उक्त दिशा निर्देशों के अलावा पति पत्नी को न्यायालय में एक शपथ पत्र भी पेश करना पड़ेगा, जिसमें वे अपनी संपत्ति व देनदारियों के बारे में बताएंगे। दूसरे पक्ष की संपत्ति, आय और देनदारियों को भी बताना पड़ेगा। शपथ पत्र का जो फॉर्मेट दिया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों को सही जानकारी देने वाला है। यह शपथ पत्र अंतरिम भरण पोषण का आदेश होने से पहले ही देना होगा। पहले कुछ न्यायालय भरण पोषण के आदेश को आदेश की दिनांक से लागू करते थे। कुछ न्यायालय
आवेदन पेश करने के दिनांक से लागू करते थे। अब इस निर्णय में ये एम्बिग्युइटी समाप्त हो गई है और एक यूनिफॉर्मिटी कर दी गई है। आदेश आवेदन पेश करने के दिनांक से प्रभावी माना जाएगा। पत्नी के पक्ष में ये बहुत बड़ी राहत है। भरण पोषण प्राप्त करने वाले आवेदकों को माननीय न्यायालय ने 3 श्रेणियों में बांटा है। नंबर 1 शहरी क्षेत्र के लोग, नंबर 2 ग्रामीण क्षेत्र के लोग, नंबर 3 आदिवासी क्षेत्र के लोग। शपथ पत्र के फॉर्मेट के मुख्य बिंदु मैं आपसे बताता हूं। ए, शपथ ग्रहीता का नाम, पति का नाम, पिता का नाम, पता, शिक्षा, वर्तमान पता, विवाह की दिनांक, अलग होने की दिनांक और मासिक खर्च। बी, कानूनी कार्रवाइयों का विवरण। यदि पहले कोई मुकदमा चला हो और वर्तमान में कोई मुकदमे चल रहे हों, उन सारे वादों का निर्णय, पूर्व के वादों में क्या निर्णय रहा, उनकी प्रति भी पेश करनी पड़ेगी। सी, परिवार के आश्रितों का संपूर्ण विवरण, आश्रितों के बच्चों के खर्च आदि का भी संपूर्ण विवरण। डी, उपचार ओब्लिक बीमारी का विवरण। स्वयं के यदि कोई बीमारी हो तो मैं रिकॉर्ड, उसका विवरण। उपचार में होने वाले खर्च का मैं दस्तावेज के विवरण। ई, बच्चों का विवरण। पूर्व के पति से यदि बच्चे हैं तो उनका विवरण। वर्तमान पति से जो बच्चे हैं उनका विवरण। कोई मुकदमेबाजी हुई हो बच्चों को लेकर, उसका विवरण। बच्चे की कस्टडी का कोई आदेश हुआ हो तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। कस्टडी किसके पास है ये भी बताया जाएगा। बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, कपड़े आदि के खर्च का विवरण। बच्चे की शिक्षा के लिए यदि कोई लोन ले रखा है उसका संपूर्ण विवरण। एफ, शपथ ग्रहीता की वास्तविक आय में आयकर रिटर्न्स के। जी, शपथ ग्रहीता की संपत्ति का ब्यौरा, चल और अचल संपत्ति का संपूर्ण विवरण, बैंक खातों का विवरण। कोई लोन ले रखा है तो उसका भी विवरण, कोई लोन दे रखा है तो उसका भी विवरण, कोई संपत्ति बेच दी उसका संपूर्ण विवरण, कब बेची, किसको बेची, ये सारी बातें बतानी होंगी। एच, शपथ ग्रहीता की देनदारियां, लोन कितना लिया, किससे लिया, क्यों लिया, मासिक ईएमआई कितना बनता है जो चुकाया जा रहा है। आई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ पक्षकार खुद का धंधा करते हैं, इस बारे में उनको बताना होगा कि उनको कितना लाभ हो रहा है। कंपनी की देनदारियां क्या हैं, यदि पार्टनरशिप में काम है तो उसका भी पूरा विवरण। जे, प्रत्यर्थी यानी अपोजिट पार्टी के बारे में सूचनाएं, आय के संबंध में तमाम सूचनाएं, आय के तमाम स्रोतों की सूचनाएं, चल और अचल संपत्ति के बारे में तमाम सूचनाएं, प्रत्यर्थी की जिम्मेवारियों, देनदारियों का भी संपूर्ण विवरण, उसकी शिक्षा का विवरण। के, प्रत्यर्थी यदि एनआरआई है तो उसके रोजगार, आय आदि के बारे में संपूर्ण विवरण। दोस्तों, शपथ पत्र में सत्यापन के साथ 3 घोषणाएं भी करनी होंगी। नंबर 1, शपथ पत्र में जो सूचनाएं दी गई हैं वो एकदम सही हैं, एकदम एक्यूरेट हैं। नंबर 2, जो सूचनाएं दी गई हैं यदि उनमें कोई बदलाव आता है, उसमें कोई चेंज आता है तो उस चेंज की सूचना तत्काल न्यायालय को दी जाएगी। नंबर 3, सूचनाएं यदि असत्य पाई गई, झूठी पाई गई तो न्यायालय के अवमानना की कार्रवाई या धारा 191, 193, 199, 209 भारतीय दंड संहिता की कार्रवाई के लिए तैयार ऐसा शपथ पत्र दूसरे पक्ष को भी देना होगा। दोस्तों, भरण पोषण का आदेश होने के बाद अक्सर देखा जाता है
कि पति भरण पोषण भत्ता अदा करने में आनाकानी करता है, पुनः मुकदमेबाजी में उलझाता है। चूंकि दोनों पक्षों के बीच भारी नाइतफाकी है, इसलिए कदम कदम पर मुकदमेबाजी करना तो स्वाभाविक है। भरण पोषण भत्ते की बकाया राशि वसूल करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वसूली की कार्रवाई के बारे में मैंने मेंटेनेंस लॉ इन इंडिया पार्ट 3 में वीडियो में विस्तार से बताया था। यदि पति सरकारी नौकर है तो उसके नियोजक के माध्यम से वसूली आसानी से की जा सकती है, वरना भत्ते की वसूली धन की तरह की जाएगी। प्रत्यर्थी की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, फिर भी वसूली न हो तो उस संपत्ति का बेचान कर भत्ते की वसूली की जा सकती है। दोस्तों, पहले न्यायालय के समक्ष सही पिक्चर नहीं आती थी। मामला लंबे समय तक चलता रहता था। दोनों ही पक्ष न्यायालयों में धक्का खाते थे। पत्नी ये समझती थी कि पति तो दूध देने वाली गाय है, लेकिन अब दूध का दूध पानी का पानी करने में न्यायालय को सहूलियत रहेगी। अक्सर देखा गया है कि पत्नी अपनी आय को छुपाती थी, अपने हुनर को छुपाती थी, अपने आप को दीनहीन बताती थी। दूसरी ओर पति की आय बहुत अधिक बढ़ पाती थी, अपने दायित्व को तो बिल्कुल नहीं बताती थी। झूठी या बनावटी कहानी अब नहीं चल सकेगी। सत्यता न्यायालय के पटल पर रखनी ही होगी। दूसरी ओर पति भी अपनी आय को छिपाता, अपनी जिम्मेवारी को ज्यादा बताता। मैं तो ये कहूंगा कि दोनों ही पक्ष न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास करते थे। अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। भरण पोषण के मामले अब बहुत ही अच्छे मैनर में डिसाइड होने लगेंगे। इस मामले में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वे लंबित मामलों पर और पेश होने वाले उन सभी मामलों पर और भारत के तमाम न्यायालयों पर ये लागू होंगे। यदि झूठा शपथ पत्र दिया तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता में कार्रवाई की जा सकेगी। न्यायालय के अवमानना की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकेगी। शपथ पत्र में एकदम सही एक्यूरेट तथ्यों का समावेश करना होगा। झूठे, बेबुनियाद और निराधार तथ्य पेश कर पक्षकार अपने आप को कॉम्प्लिकेसी या संकट में न डालें। जो राशि पहले दी जा चुकी है उसका एडजस्टमेंट या सेट ऑफ आगे आने वाली राशि का निर्धारण में कर लिया जाएगा। भरण पोषण उचित यथार्थवादी होना चाहिए। भरण पोषण का उद्देश्य जीवन साथी को सजा देना नहीं है, चरम सीमा से बचना होगा। यानी भरण पोषण न तो इतना ज्यादा होना चाहिए जो प्रतिवादी के लिए दमनकारी हो, वह असहनीय हो जाए, और न ही इतना कम होना चाहिए कि वह पत्नी को दरिद्रता की ओर ले जाए। दोस्तों, वीडियो के आखिरी पड़ाव में आते हैं, आखिरी पायदान की ओर बढ़ते हैं। विवाह एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। विवाह में पैसा भी बहुत खर्च होता है। वधू अपने स्वयं के घर को, अपने भाई बहनों को, अपनी सहेलियों को, अपने घरेलू वातावरण को, अपने माता पिता को, सबको छोड़कर दूसरे घर में पुत्र वधू की तरह से जीवन शुरू करती है। एक अविवाहित युवती और पुत्र वधू के तौर तरीके में अंतर होता है। कुछ बंधन भी होते हैं। लड़कियां देखा जाता है कि नए घर में एडजस्ट नहीं हो पाती। एडजस्ट होने में उनको समय लगता है। छोटे मोटे घरेलू विवाद, वैचारिक मतभेद जन्म लेने लगते हैं। पत्नी कई बार संयुक्त परिवार से अलग होने की जिद करने लगती है। आपसी बोलचाल और मनमुटाव बढ़ने लगते हैं। बेडरूम का विवाद बेडरूम से बाहर घर में, और घर का विवाद
गली में, गलियारे में, मोहल्ले में आ जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि लड़की अपने ससुराल के घर को छोड़कर वापस पिता के घर आ जाती है। कुछ लड़कियां कुछ समय बाद मान मनोयार करने से, समझाने बुझाने से वापस आ जाती हैं और कुछ नहीं आती। ऐसे में पति कुछ दिन इंतजार करता है, कुछ महीने इंतजार करता है और फिर न्यायालय की शरण में आकर पहला मुकदमा सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, रेस्टिट्यूशन फॉर कंजुगल राइट्स पेश कर देता है। शुरुआत हो गई। कुछ पत्नियां इस पर वापस घर आ जाती हैं, कुछ नहीं आती, कुछ इसे युद्ध की शुरुआत मान लेती हैं। युद्ध का बिगुल बज गया है। अपनी ओर से भी वो इस मुकदमे में भरण पोषण के लिए सेक्शन 24 की दरख्वास्त दे देती हैं। पहला मुकदमा घरेलू हिंसा का कर देती हैं। दूसरा मुकदमा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में भरण पोषण के लिए कर डालती हैं। और आखिरी ब्रह्मास्त्र 498A, 406, 323 भारतीय दंड संहिता में दहेज, उत्पीड़न, क्रूरता, अमानत में खयानत, मारपीट का करा डालती है। प्री वेडिंग सूट, मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, शगुन, सप्तपदी, मुंह दिखाई, हनीमून सबको एक झटके में खत्म कर देती है। दोस्तों, दहेज का मुकदमा नहीं है, बल्कि विवाह रूपी ताबूत में आखिरी कील साबित होता है। ऐसे में यदि किसी की गिरफ्तारी हो जाए तो समझो सब कुछ खत्म हो गया। बात बनने की बजाय बिगड़ने लगती है। बात ज्यादा बिगड़ने पर दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की ओर से विवाह विच्छेद की याचिका डाल दी जाती है। कहाँ तो मैरिज हॉल में एक दूसरे को चम्मच से खाना खिला रहे थे और कहाँ एक दूसरे का खाना खराब करने पर तुल जाते हैं। ऐसे में यदि एक दो बच्चे हों तो समझो कोर्ट में खाज हो गई, उसकी कस्टडी का भी मुकदमा हो सकता है। क्या सोचा था और क्या हो गया। सारे सुनहरे सपने बिखर गए। घर गृहस्थी संभालने की बजाय पूरा परिवार मुकदमे की तारीख पेशी संभालने में लग जाता है। विश्वास न हो तो एक चक्कर पारिवारिक न्यायालय का काट कर देख लें। दोस्तों, रजनीश बनाम नेहा का निर्णय दोनों पक्षों के बीच भरण पोषण के मामले का सही तरीके से निस्तारण हो, इसमें मदद करेगा। मगर दोनों पक्ष इस निर्णय को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं, इसमें अपने हित की बात को खोज रहे हैं। मेरी विनम्र राय में यह निर्णय दोनों पक्षों के लिए ही मददगार होगा। इस वीडियो में इतना ही। समय रहते विवाह जैसी पवित्र संस्था को बचाने के लिए हम सभी को प्रयास करने चाहिए। इसी अपील के साथ वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।